ठीक है, तो अभी प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर हम 2 मार्क का क्वेश्चन पे बात कर रहे थे। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे 4 मार्क, 6 मार्क, 8 मार्क और 12 मार्क का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। प्रीवियस के अंदर मैंने एनालिसिस, इवैल्यूएशन, एप्लीकेशन सब समझा दिया था। मार्किंग स्कीम दिखाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा, बट इतना ज्यादा मुझे डिटेल में अब समझाने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन ऊपर थे इसके अंदर मैं तुम्हें दिखा रही थी एक 4 मार्क का क्वेश्चन। 4 मार्क के क्वेश्चन में और 2 मार्क के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंस चेक करो। 2 मार्क के जितने भी क्वेश्चन अभी हमने दो सॉल्व किए उस दोनों में था आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई स्टेट भी हो सकता था। ठीक है। 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, हमारे पास कमांड वर्ड बदल गया। आउटलाइन वन बेनिफिट एंड वन लिमिटेशन टू निकीज बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग इन अ नीश मार्केट। अच्छा, जहां से अब ये सवाल उठा है इसका मतलब निकी का कोई ना कोई बिजनेस होगा अपना। ठीक है। लेट मी सी कि मेरे पास, अगर मैं पेपर अभी ओपन करूं तो मैं तुम्हें दिखाऊं। एप्लीकेशन अब इस वक्त फिलहाल छोड़ दो। अगर हम इस 2 मार्क हम्म। के 4 मार्क के क्वेश्चन में एप्लीकेशन, हमें बेसिकली यही बताना होता ना कि निकी का बिजनेस है किस चीज का, वो क्या ऑपरेट करती है क्या नहीं करती है। वो सारे तुम्हें बोला है एक इसमें बेनिफिट और। इसमें एप्लीकेशन क्यों बतानी होगी? इसमें तो भाई आउटलाइन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने होंगे ना, दो दो। रुको ना, समझा रहे हो ना यही वाली चीज। आउटलाइन के अंदर आपके पास मैंने तुम्हें बताया था ना, ये तमाम वो कमांड वर्ड्स है जो 2 या 4 मार्क के क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है। ठीक है। हम्म। 4 मार्कर के क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ एक पॉइंट एप्लीकेशन का देना जरूरी होता है, वरना एप्लीकेशन के नंबर नहीं मिलते तो फिर आपको इवेंचुअली वो नंबर काट लेता है आपके टोटल। ठीक है। बेनिफिट और वही। लिमिटेशन तुम जो भी बताओगे उसके अंदर, इसके अंदर तुम्हारे पास कोई डेफिनेशन नहीं देनी तुमने। ठीक है। तुमने कोई नहीं बताना कि नीश हम्म। मार्केट किसको कहते हैं या कुछ नहीं, तुमने बस एक बेनिफिट बताना है तो उसके साथ तुमने लिंक करना है निक्की के बिजनेस को कि फायदा है तो निक्की को ये फायदा क्यों है। या लिमिटेशन मतलब कोई एक डिसएडवांटेज, अगर उसके बिजनेस को नीश मार्केट में ऑपरेट करने का है तो वो क्या है। अब मैं तुम्हें बताया था नीश मार्केट मतलब स्मॉल मार्केट, स्मॉल पीपल ऑफ, स्मॉल कस्टमर्स और नंबर, लेस नंबर ऑफ कस्टमर्स इन अ मार्केट। ठीक है। नीश मार्केट के अंदर एक बेनिफिट बताओ, क्या बेनिफिट है। किसके अंदर क्या बेनिफिट है? क्वेश्चन पढ़ो ना। आउटलाइन वन बेनिफिट एंड वन लिमिटेशन टू निकीज बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग इन अ नीश मार्केट। तो नीश मार्केट में तुम्हें समझाया स्मॉल नंबर ऑफ हम्म। कस्टमर्स होते हैं, जब हम जहाँ पे हम भाई उसका जो कस्टमाइजेबल ऑप्शन। हमें बेनिफिट बताओ मुझे उसमें उसका। तो नीश नीश मार्केट में उसका बिजनेस करने का। बिल्कुल। क्या नीश बेनिफिट हो मार्केट में सकता बिजनेस के पहले तो ये कि एक मिनट। है। क्या तुम्हें तो आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। एक मिनट एक स्टार्ट करें वरना हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो भाई, अब तो निकी का जो बिजनेस है, नीश हाँ मार्केट में स्मॉल बिजनेस है। अगर बिल्कुल। जो बाहर नाई की दुकान है, हाँ उसमें के आपका जो जितनी इनकम है उसमें हाँ। प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट को संभालना आसान है, वर्कर्स को पे करना आसान है, ठीक है। और जो आपका टैक्स वगैरह देना है, उस दुकान का रेंट है, वो आसान होगा आपको। अगर उसकी मल्टीपल अगर ब्रांचेस हैं तो हाँ फिर उससे मल्टीपल जगहों पे जाके देखना नहीं पड़ेगा, सारी मैनेजमेंट वगैरह देखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है। तुम्हारा मतलब अगर है वो टास्क कम होंगे और क्लोजली मॉनिटर वो बहुत हम्म। अच्छे से कर सकते हैं। हाँ। ये कहना चाह रहे हो ना। ठीक है। ये हो गया बेनिफिट। हम्म। लिमिटेशन क्या है, मतलब कोई एक ऐसा डिसएडवांटेजेस जो नीश मार्केट का हो। नीश मार्केट का ये है कि आप अपना बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते। नीश मार्केट का ठीक है। मतलब है कि आप छोटा बिजनेस है, छोटे बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल। बिल्कुल परफेक्ट। यही मुझे आंसर चाहिए था। बिजनेस को नीश मार्केट के अंदर आप अगर चाहो भी तो बहुत ज्यादा ग्रोथ स्टेज पे नहीं लेके जाते बिकॉज आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ हम्म। कस्टमर्स मौजूद होते हैं। ठीक है। सही। अब इसकी हाँ। मार्किंग स्कीम पढ़ते हैं। इसकी मार्किंग स्कीम। अच्छा, अवॉर्ड 1 मार्क फॉर ईच रेलेवेंट बेनिफिट या लिमिटेशन, कोई भी एक दिया हो 1 मार्क देना है उसके ऊपर। अवॉर्ड 1 मार्क फॉर ईच रेलेवेंट रेफरेंस टू द बिजनेस। रेफरेंस टू द बिजनेस का मतलब एप्लीकेशन का 1 मार्क। ठीक है। पॉइंट का 1 मार्क, एप्लीकेशन का 1 मार्क, तो पूरे टोटल एक पॉइंट को 2 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट बताओगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। बेनिफिट्स क्या आ सकते हैं। अच्छा, पहले हमने ये नहीं देखा, लीश मार्केट के अंदर कंपटीशन हमेशा कम होता है।
ठीक है, उस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लोग नहीं होते। अगर ब्राइडल ड्रेसेस हैं तो हुसैन रेहार हो गया, दीपक परवानी हो गया, इनके दो तीन के अलावा मुझे और किसी ब्रांड का इतना खास नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इनके अलावा मार्केट में दो तीन और इनके क्लोज सप्लायर्स होंगे, ठीक है। और कितना होगा, कोई थाउजेंड ऑफ सप्लायर्स तो इन्हीं की मार्केट में नहीं बैठे ना, जो आपको ब्राइडल ड्रेसेस प्रोवाइड कर रहे हो, नहीं तो क्यों, क्योंकि नीश मार्केट में इनका कंपटीशन कम होता है, ठीक है। मोस्टली स्टार्टअप्स। अच्छा, अब इसके अंदर मैं निकी का बिजनेस मैं भूल गई कि मुझे केस स्टडी भी कॉपी कर लेनी चाहिए थी। फॉर हर स्टार्टअप बिजनेस, यकीनन निकी का कोई ना कोई स्टार्टअप बिजनेस होगा, तो उसके पास कंपटीशन कम होगा अपने स्टार्टअप बिजनेस के लिए। उसने उसको पॉइंट को उसके बिजनेस से लिंक किया है, दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बिजनेस से लिंक करना बहुत जरूरी है। खाली अगर ये लिख दोगे कि लो कंपटीशन होगा तो एक मार्क मिलेगा, एप्लीकेशन का मार्क वो काट लेगा। दूसरा, नीड्स ऑफ कस्टमर्स। देखा, हम जिस तरह से तुम बताते ना, हम अपने वर्कर्स को, इस तरह से हम अपने कस्टमर्स को भी क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, ब्राइडल ड्रेसेस के ऊपर ना एक एक चीज ब्राइड की मर्जी की होती है, ठीक है। कपड़े पे कहाँ कौन सी इम्बेलिशमेंट होगी, कौन सा कलर यूज होगा, कहाँ पे जाके कौन सी बनारसी का काम होगा, जिस भी काम होगा वो तमाम जो है वो टोटल उसकी, जिसका ड्रेस है ना, उसकी मर्जी से हो रहा हो। तो कस्टमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड होता है, यार जो काम हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। तो कस्टमर को क्लोजली टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज, एप्लीकेशन क्या हुई, नीड्स ऑफ कस्टमर कैन बी फोकस्ड ऑन हेल्प टू टारगेट फॉर हर हॉलीडेज, ठीक है। अगर उसका कोई हॉलीडे बिजनेस होगा, ठीक है, फॉर सपोज, ठीक है, तो वो अपने कस्टमर्स को बहुत क्लोजली टारगेट कर सकती है, उनकी कस्टमाइजेशन पे काम कर सकती है, दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन। स्पेशलिस्ट स्किल्स, जिस काम को आप क्लोजली मॉनिटर करते हैं ना, उस काम में हमने पढ़ा था ना, हम स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। एक ही एक काम को जब हम रिपीटेड टास्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास स्पेशलिस्ट स्किल्स हो गई, ये तो नॉलेज आ गई, एक पॉइंट, एक बेनिफिट था, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन क्या हुई, इसी तरीके से निकी अपने लोगों से, अपनी कस्टमर से अपना रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकती है, ठीक है। उनको अपनी स्किल्स शो करके, और उससे उसको अच्छे, देखो लिखा हुआ है ना, चार्ज हायर प्राइसेस, ठीक है, अच्छे प्राइसेस चार्ज करती थी, जिसकी वजह से निकी अपने डिसीजन मेकिंग में डिफरेंस आता था। जैसे फॉर सपोज वो एक अच्छी जो है वो इन्वेंट्री इस्तेमाल कर सकती है अपने बिजनेस को, अगर कोई उसके बाद प्रेमिसेस कोई कम वो है शॉप वगैरह, उसको प्यारा से डेकोरेट कर सकता है कि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। ये तो होगा हमारे पास बेनिफिट्स होते। लिमिटेशंस क्या होती, मैंने पढ़ाया था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैच नहीं हो पाती। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब लो बजट में चीजें खरीदना और हाई प्राइसेस के अंदर उनको सेल आउट करना, जब आपकी टोटल कॉस्ट फॉल कर जाए, जब आप बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हो। जब नीश मार्केट में हमारे पास कस्टमर ही नहीं होगा तो हम बल्क क्वांटिटी में कैसे परचेज करें, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ज्यादा लगेगी और हमारे बिजनेस प्लान में इफेक्ट आएगा हर तरीके का। हमारी कॉस्ट ज्यादा लगेंगी तो जो हम प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे, या हमारे प्लान में ऑब्जेक्टिव में था कि हम आगे जाके ग्रो करेंगे, तो उतना तो हमें एक्सपेंस में लगेगा जितना हम आगे ग्रो में जाते हैं, तो उसके बिजनेस प्लान में इफेक्ट आ सकता है, दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन। ऐड करना लाजमी है, ठीक है। लिमिटेड सेल्स होंगी, जितने कम कस्टमर उतने कोई सेल हो रही है, कोई साल में पूरे महीने के अंदर कोई दो सेल्स हो रही है। यही कोई नॉर्मल एथनिक को ले लो, उसकी एक महीने में 1,000 सूट की सेल हो रही है, ठीक है। टारगेट मार्केट अलग अलग है। नॉर्मल कैजुअल वेयर तो हर कोई खरीदता, ब्राइडल ड्रेसेस तो हर बार कोई नहीं खरीदता ना। फॉर दिस ऑन्टरप्रेन्योर, ऑन्टरप्रेन्योर मतलब उसके अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, टारगेट स्मॉल है, उसको अगर अपने आप को ग्रो करना है या एक अच्छे स्टेज है, तो उसको बहुत लंबे टाइम तक काम करना पड़ेगा, ताकि वो अपना एक अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा कर सके, ठीक है। डू नॉट स्प्रेड रिस्क। आपके पास एक ही प्रोडक्ट है, अगर मेरा वो ब्राइडल ड्रेस खरीदने कोई नहीं आया, तो मुझे सारी जो भी मेरा एक्स्ट्रा खर्चे हैं, फिक्स कॉस्ट है, मुझे खुद बेयर करनी पड़ेगी। रेंट भी मैं खुद दूंगी सारी चीजें, कि मेरे प्रोडक्ट ने तो मेरे साथ कुछ गलत काम करते हैं ना, मेरा प्रोडक्ट तो बिका ही नहीं। लेकिन वहीं अगर एथनिक के 6 आर्टिकल्स हैं हमारे पास, 6 में से कोई एक आर्टिकल नहीं बिका, तो बाकी 5 आर्टिकल तो उसको कवर अप कर लेंगे ना। तो बेसिकली हमारा रिस्क स्प्रेड नहीं होता जब हम एक ही प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, किस तरीके से आंसर करना है 4 मार्कर को। हाँ भाई। एप्लीकेशन नहीं भूलना प्लीज, दिमाग में रखना ये बात। अच्छा, आगे सही। और कोई क्वेश्चन हमारे पास, वही वाला आगे आ गया क्वेश्चन, डिफाइन टर्शरी सेक्टर। अवार्ड 2 मार्क्स फॉर अ फुल डेफिनेशन और 1 मार्क पार्शियल डेफिनेशन। इसमें कोई एप्लीकेशन, कोई एनालिसिस, कोई वैल्यूएशन कुछ नहीं आया, सिर्फ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है टर्शरी सेक्टर के बारे में, आपको कितना पता है, बस। पूरी डेफिनेशन दोगे कि वो सर्विस सेक्टर के अंदर काम करती है, लोग अपने इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स लगाते हैं फिजिकल एफर्ट से ज्यादा, ठीक है, और लोगों को अपने पास जो है वो अट्रैक्ट करके लाते हैं ताकि उनकी सेल्स हो सके, ठीक है। इसको आप फुल डेफिनेशन बोलोगे। और आप सीधा बोलोगे सर्विस सेक्टर जो है वो टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर को कहते हैं, जो कि लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये पार्शियल डेफिनेशन, समझ आई। सही। अम,
अच्छा, इसकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, प्रोवाइड सर्विसेज टू कंज्यूमर अदर सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, या फर्म दैट सप्लाई अ सर्विस टू कंज्यूमर्स, या दूसरे बिजनेस को। जरूरी तो नहीं है ना कि हम अपनी हर चीज खाली कंज्यूमर्स को वन हैंड ही प्रोवाइड कर रहे हो। काफी दफा जो लोग एक्सट्रैक्टिंग ट्रक्स वगैरह बनाते हैं, तो क्या नॉर्मल आवाम ट्रक्स लेके घूमती है? नहीं। ट्रक्स किनको चाहिए होते हैं? जो इवैक्यूएटिंग कंपनीज होती है, जो एक्सट्रैक्टिंग मिनरल रिसोर्सेज निकालती हैं, वो होती है, या कंस्ट्रक्शन कंपनीज को चाहिए होती है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी खुद भी तो एक बिजनेस है ना, लेकिन वो किसी से अपना ट्रक परचेज कर रही है, तो उसको कहते हैं कि आप अपनी सर्विसेज दूसरे बिजनेसेस को भी दे रहे हो। जैसे आप बैंक हो, आपकी सर्विस है, आपके पास से कोई एक और बिजनेस है लोन लेने आया है, तो वो भी तो आगे कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है ना, तो आप दूसरे बिजनेसेस को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पार्शियल डेफिनेशन क्या हुई? बिजनेसेस दैट प्रोवाइड सर्विसेज। वो बिजनेस जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसको प्रोवाइड करते हैं, कहाँ प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री को, कुछ नहीं बताया। दैट्स कॉल्ड पार्शियल डेफिनेशन। पार्शियल डेफिनेशन की गलतियां नहीं करना प्लीज। बच्चे बहुत हम्म। ज्यादा पार्शियल डेफिनेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको नंबर नहीं मिलते, फिर वो हमें आके बोलते हैं कि आपके नंबर नहीं आए हमारे तो। अब तो खैर एग्जामिनर ने बहुत अच्छी चीज निकाली है ना, कि अब तो ट्रांसक्रिप्ट आ रही है। तुम्हारा उर्दू का जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हें ट्रांसक्रिप्ट मिलेंगी, तो ट्रांसक्रिप्ट से अब हमें बहुत आसानी हो जाती है देखने में कि बच्चे के एक्चुअली में नंबर्स कैसे आ रहे हैं, हमें भी तो पता चले वो एग्जाम में क्या लिख कर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, 2 मार्क का कंप्लीट, 4 मार्क का कंप्लीट आ जाता है हमारे पास 6 मार्क। याद रखना, 2 मार्कर और 4 मार्क, 2 मार्कर में नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, 4 मार्कर के अंदर 2 मार्क्स जो है वो आपके पास नॉलेज के होते हैं, और 1 मार्क एप्लीकेशन आपको छोटी मोटी देनी है। 6 मार्कर के अंदर याद रखो टर्म, अच्छा कमांड वर्ड चेक करो, 6 मार्कर के अंदर क्या कह रहा है वो आपके। कमांड वर्ड में वो आपको कह रहा है एक्सप्लेन, मतलब थोड़ा सा ज्यादा लंबा बताना पड़ेगा, थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन, explain one way each of the following sections in the business plan might be helpful to Nikki। निकी आपका कोई भी बिजनेस है, वो अपना बिजनेस प्लान बनाना चाह रही है। हमने बिजनेस प्लान के सेक्शंस पढ़े थे। अम, पढ़े थे ये सेक्शन तो नहीं पढ़े शायद। बिजनेस प्लान हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था या 2 में? जी। बिजनेस प्लान हमने कहाँ पढ़ा था? बिजनेस प्लान सेक्शन 1 में पढ़ा था। चैप्टर 3 में आ गया, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा। हाँ, वेट, मैं जरा स्क्रीन थोड़ी, तुम्हें दूसरी वाली स्क्रीन नजर नहीं आ रही ना? नहीं, नजर नहीं आ रहा। मैं रुको, मैं एक मिनट चेंज कर लेती हूँ उसको। ये देखो, कंटेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान लिखे में तुम्हें नजर आ रहा है? ठीक है। उससे तुम्हें बोला है क्वेश्चन के अंदर कि एक्सप्लेन वन वे ईच ऑफ द सेक्शन, 7 सेक्शंस पढ़ाए थे मैंने बिजनेस प्लान के। इन 7 सेक्शंस के हर एक सेक्शन का कोई एक पॉइंट जिससे निकी को फायदा हो सकता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस से निकी को क्या फायदा हो सकता है? कि कंपनी जो भी उसका बिजनेस प्लान, अगर फ्यूचर में उसका कोई भी कंपनी का बिजनेस प्लान देखेगी तो उसको उसके बिजनेस की समरी और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता होगा कि निकी आगे अपने बिजनेस में क्या करना चाहती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, कहाँ पे वर्क करना चाहती है, मास मार्केट, नीश मार्केट, कितनी वर्कफोर्स, तमाम चीज। ठीक है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो ये बताएगा कि निकी के कितने प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर। ठीक है। जैसे लेज है, लेज के कितने दरवाजा बंद ज्यादा करो। फ्ले अगर लेज है तो लेज के कितने फ्लेवर्स हमारे पास मार्केट के अंदर मौजूद है। ठीक है। लेज कितनी टाइप्स के अंदर आती है, सिंपल में भी आती है, वेवी में भी आती है। ठीक है। फिर द मार्केट, कौन सी मार्केट को टारगेट कर रही है निकी, नीश मार्केट को, मास मार्केट को। इससे क्या होगा, निकी को फायदा ये होगा कि वो अपने कस्टमर्स बहुत आराम से हैंडल कर सकती है। ठीक है, उसको पता होगा कि उसके पास ज्यादा कस्टमर है, तो उसके उस हिसाब से वो अपनी डिमांड को कंटिन्यू रखेगी। बिजनेस लोकेशन एंड हाउ प्रोडक्ट्स विल रीच कस्टमर, निकी को ये देखना होगा कि जिस तरह का उसका प्रोडक्ट है वो किस तरीके की मार्केट में स्टेबली जो है वो काम कर सकती है, किस तरीके के लोग उसका प्रोडक्ट परचेज करना जो है वो पसंद करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, निकी खुद कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में काम करिए, सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, सोल ट्रेड वो ज्वाइंट वेंचर है, फ्रेंचाइज है, क्या है, उसकी साइज ऑफ द फर्म क्या है, उसके अंदर कितनी वर्कफोर्स काम करती है, कितने लोग हैं जो उसके साथ काम करें, उससे उसको क्या फायदा होगा, वो आराम से अपने टास्क अपने वर्कफोर्स के अंदर
डिवाइड कर सकती है, वो क्लोजली अपने वर्कर्स को मॉनिटर कर सकती है, वो और एफिशिएंटली काम कर सकती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कितना कैपिटल लगाया था, इससे निकी को भी अंदाजा होगा उसकी कंपनी में कितना पैसा मौजूद है, कितने लिक्विडिटी, कितना उसके पास इन्वेंट्री मौजूद है जिसको वो आसानी से पैसे में कन्वर्ट कर सकती है, कितने उसके पास सेल्स रिटर्न आते हैं जिससे वो फर्दर आगे के बारे में सोच सकती है कि मुझे कितना प्रोडक्ट बनाना है और कितना नहीं। बिजनेस की स्ट्रेटजी, वो अपने बारे में ये देख सकती है कि उसको अपने कस्टमर्स को लॉयल रखना है, उसको अपनी ब्रांड लॉयल्टी कैसे बनानी है, बिजनेस क्या ऑफर करता है, ये तमाम चीजें डिपेंड करती हैं, तमाम एक एक तरीका। वंस अगेन हम अपने पुराने वाले उस पर चलते हैं। एक्सप्लेन वन वे ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इन द बिजनेस माइट बी हेल्पफुल टू निकी। मैंने सारे सबके हेल्प हेल्प बता दी कि क्या फायदा होगा सबसे। अवॉइड वन वर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच रेलिवेंट वे। जितने भी तरीके मैंने बताया अगर मैं खाली उनको लिख लिख के चली जाऊं कि गोल होगा, टारगेट अगर सेट होगा तो सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है, मैं तमाम पॉइंट्स लिख के चलना, इन सब पॉइंट्स का मुझे एक एक मार्क्स मिलेगा, ठीक है। वन मार्क फॉर ईच रेलिवेंट रेफरेंस टू द बिजनेस, यही मैं एप्लीकेशन ऐड कर दूं कि उसका टारगेट गोल जितने भी सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो आराम से लेगी फॉर द ट्रेवल बिजनेस, उसका जो ट्रेवल बिजनेस है ना निकी का, उसके टारगेट वो आराम से सेट कर सकती है, जिसकी वजह से वो मेजर कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है और अपनी ही वर्कर्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकती है, उनको मोटिवेशन इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एनालिसिस। मैंने एनालिसिस क्या किए, एक्चुअली में उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि उसकी वर्कफोर्स बहुत आराम से वो अपनी वर्कफोर्स के साथ बातचीत कर सकती है, उनको मोटिवेट कर सकती है ताकि वो आगे जाके उसका बिजनेस, इवेंचुअली तो उसका बिजनेस इंक्रीज ही हो रहा है ना, उसकी उसका जो ऑब्जेक्टिव था वहीं पे वर्किंग हो, लेकिन कैसे हो रही है, वर्कर्स को मोटिवेट करके। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, ठीक है, अगर मेरे पास एक बिजनेस प्लान होगा तो अगर मेरे पास प्रोडक्ट पता होंगे मुझे तो मैं अपनी डिसीजन प्लानिंग प्लानिंग आराम से कर सकती हूँ। इससे फायदा क्या होगा, मेरे पास एरर्स और चांसेस ऑफ फेलियर कम हो जाएंगे, ठीक है, मेरी कॉस्ट बच जाएगी। कपड़ा अगर मैं पहले एक ऐसे अनाड़ी बंदे को दे दूं उसको बोलूं काटना नहीं आता, वो काटता जाएगा घिसाया करता जाएगा, एक स्पेशलाइज बंदे को लेकर आऊं वो काटेगा तो मेरा कपड़ा कम जाएगा, तो मेरे पास ज्यादा पीस ऑफ क्लॉथ बनेंगे फिनिश गुड्स के अंदर, तो मेरी कॉस्ट बच जाएगी, मेरा टाइम बच जाएगा, ठीक है, मेरी सेल्स उससे बढ़ जाएंगी। दैट्स कॉल्ड एनालिसिस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जी जी आ रही है। कहाँ तुमने नॉलेज दी, कहाँ पे तुमने एप्लीकेशन उससे लिंक किया, फिर तुम एनालिसिस मतलब उसको डिफाइन कर रहे हो, उसके कॉज बता रहे हो, उसके इफेक्ट बता रहे हो कि मार्केट में क्या होगा हर एक पॉइंट को। अच्छा, 6 मार्कर के अंदर आंसर जितना उसने मांगा है, देखो अगर 7 वेज पार्ट्स हैं बिजनेस प्लान के तो तुम्हें 7 वेज बतानी है इन टोटल, और हर वे की नॉलेज उसके साथ ऐड करती हुई एप्लीकेशन और उसको एक्सप्लेन करता हुआ, उसके कॉजेस बताता हुआ, उसके इफेक्ट बताते हुए एक एनालिसिस। तो टोटल आपके पास एक वन वे के लिए 1 मार्क आपको आपकी नॉलेज पे मिलेगा, 1 मार्क आपको आपके रेफरेंस पे मिलेगा और 1 मार्क आपको आपके एक्सप्लेनेशन विच कॉल्ड एनालिसिस पे मिलेगा। एक पॉइंट पे समझो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, तब जाके आपके पास 6 मार्क्स बनेंगे। तो याद रखना ये बात, सही। ठीक है। एनालिसिस जी। याद, 6 मार्कर के अंदर नॉलेज, एनालिसिस हम्म। और बीच का एप्लीकेशन लाजमी होता है, ठीक है। और याद रखना मैंने सही। शुरू में क्या समझाया था, अगर स्टार्टिंग में नॉलेज कर दी और फिर एप्लीकेशन तो बाकी सारा एनालिसिस में कवर अप नहीं कर देना, बीच बीच में थोड़ी नॉलेज थोड़ी एप्लीकेशन ऐड करते रहना, वरना आंसर मजे का नहीं रहता। यहाँ तक बात समझ में आ गई? पेपर 1 के अंदर आपके पास यही 3 तरीके इसमें के जो क्वेश्चंस। बोलो। का क्वेश्चन है उसमें पहले तो बीच में एनालिसिस आएगा, एंड में वैल्यूएशन आएगी और सबसे पहले नॉलेज आएगी। नहीं नहीं नहीं, मैंने वैल्यूएशन का जिक्र ही नहीं किया, तुम कहाँ से वैल्यूएशन लिया? मैंने बोला 6 मार्कर में वैल्यूएशन है, कहीं कहीं वैल्यूएट किया ही नहीं है। पूरे क्वेश्चंस के अंदर देखो, मैंने एक एक चीज पॉइंट अंडरलाइन किया हुआ है के करके, के मींस नॉलेज, ठीक है। सही फिर है। ये आ गया पॉइंट मैंने लगाया हुआ है कि जो आपने डाला है इसको कहते हैं एप्लीकेशन, हम्म। ठीक है, वही आपके पास आ गई एप्लीकेशन। फिर मैंने आपके पास डाला कि आपने जो एक्सप्लेनेशन की है प्रोडक्ट की उसको कहते हैं हम एनालिसिस, ठीक है। कहीं पे भी तुम्हें लिखा हुआ नजर आ रहा है मैंने कोई ईवीए लिखा हुआ इवेल्युएशन? नहीं। 6 मार्कर के क्वेश्चन में इवेल्युएशन नहीं करते। 6 मार्कर के क्वेश्चन सही। में नॉलेज होती है, एप्लीकेशन होती है और एनालिसिस पे बात खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने आपको एक्सप्लेन करने का बोला, इवेल्युएट करने का थोड़ी बोला है ना, उसने आपको ये बोला कि जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, याद रखो पेपर 1 के अंदर यही 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्कर का, टू नॉलेज। मार्कर 6 मार्कर। नॉलेज। नॉलेज एप्लीकेशन और एनालिसिस। तो पेपर 1 के अंदर यू डोंट नीड टू लर्न अबाउट इवेल्युएशन, पेपर 1 में इवेल्युएशन नहीं आती है, क्योंकि पेपर 1 में पार्ट 1 बी होते हैं 2 2 मार्क्स के, पार्ट 3 डी होते हैं आपके पास जो है वो 4 4 मार्क्स के, एंड देन आपके पास पार्ट ई होता है 6 मार्क्स का, ऐसा चारों
क्वेश्चन के अंदर रिपीट होता है, ए से लेकर ई तक पार्ट्स होते हैं, देन टोटल कंप्राइजेज ऑफ 80 मार्क्स। ठीक है, पेपर टू पे चलूं। पेपर टू, पेपर टू में भी जल्दी जल्दी बता रही हूँ। वेरिएंट टू होता है, जोन 4 है, इसको हम 22 कहते हैं, मैंने शुरू में बताया 12 22। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम केस स्टडी कहते हैं। वही 1 घंटा 30 मिनट का पेपर होता है, टोटल मार्क्स 80 है, वही 4 क्वेश्चन आते हैं, कोई चॉइस नहीं है। इसके अंदर फर्क सिर्फ इतना होता है, इसके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, ए बी। क्वेश्चन 1 ए बी, क्वेश्चन 2 ए बी, क्वेश्चन 3 ए बी, क्वेश्चन 4 ए बी, खत्म। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के नहीं आते। ऑलवेज रिमेम्बर, अब से 7115 या 0425 के अंदर 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 2 मार्क का क्वेश्चन पेपर टू में नहीं आता, सिर्फ 8 मार्क का और 12 मार्क का सवाल आता है। ठीक है, ए पार्ट 8 मार्क का, बी पार्ट 12 मार्क का, मतलब एक क्वेश्चन कंप्राइज ऑफ 20 मार्क्स। तो इन टोटल 4 क्वेश्चन कंप्राइज ऑफ 80 मार्क्स। इसके अंदर कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है, क्योंकि कैलकुलेशंस आपको करने के लिए आ सकती हैं क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ तक समझ आ गया, आगे चलूं। ठीक है, इसके अंदर भी सेम वही वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, एक्सप्लेन, किसी भी किस्म के कोई प्रॉस एंड कॉन्स, कोई पॉइंट्स, कोई फैक्टर्स एक्सप्लेन करना। कंसिडर द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन में आपको कोई भी केस स्टडी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, जो क्वेश्चन में लिखी हुई होगी। आपने हमेशा से उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपने बताना है कि आप उस स्टेटमेंट, एग्जामिनर बेसिकली आपसे ये पूछता है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। अब आप अपने एनालिसिस करके बताओ कि क्या ये इक्वेशन सही है, या ये एक स्टेटमेंट हमारे पास सही है। अब आप उस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ते हो, अंदाजा लगाते हो, देन आपको समझ में आता है, फिर आप अपने आंसर को जस्टिफाई करते हो कि अगर तो ये स्टेटमेंट सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। ठीक है, एनालिसिस हम पूरी उस चीज का करते हैं, इवेलुएट। इवेलुएशन में आप ओपिनियन बताते हो। अच्छा, अब ये एक नया वर्ड है, यूजिंग अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब होता है पूरी केस स्टडी के अंदर आपको अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स, मतलब एक छोटे छोटे पार्ट्स दिए हुए होते हैं। इसके अंदर आई हैव आप पेपर, रुको मैं तुम्हें पेपर खोल के दिखाती हूँ, जो तुम्हें आसानी होगी देखने के अंदर। ये तो मेरे पास है मार्किंग स्कीम ओपन ना। ठीक है, ये तो टोटल तुम्हारे पास मार्किंग स्कीम है, ये वाला पेपर है जो मैं भी मई जून का तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसका मैं तुम्हें पेपर टू का 8 वाला मार्क्स का क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको अपने पास लिखना होती है, दोनों चीजें आपके पास किस तरीके से स्टेटमेंट्स आती हैं। अच्छा, ए पार्ट कहाँ चला गया, ए पार्ट तुम्हें नजर आ रहा है। अच्छा, मैंने आ इसका रहा ये है। वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये क्वेश्चन के चैप्टर अभी हमने पढ़े नहीं है, इसलिए मैंने इसका ठीक। ये वाला क्वेश्चन उठाया। एक्सप्लेन वन ऑब्जेक्टिव ईच ऑफ द फॉलोइंग टीएसई। टीएसई एक केस स्टडी है। अच्छा, इसकी केस स्टडी भी मैं तुम्हें खोल के दिखाती हूँ। पेपर्स में आप लोगों के पास केस स्टडीज किस तरीके से आती है। आपने कभी भी पास पेपर सॉल्व करने हो ना, तो पापा कैमरे से कर लिया करो, ये बहुत अच्छे इनके पास मौजूद। अच्छा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर टू वेरिएंट टू इंसर्ट 22। ठीक है, इंसर्ट आती है, आपने इंसर्ट को ओपन किया। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे आप पेज पे से। अच्छा, पेपर स्टार्ट होने से पहले इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया करो जो आपके पेपर में मौजूद है। ये है हमारे पास टीएसई की पूरी केस स्टडी। अब अपेंडिक्स क्या होती है, इनको कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स 1 वो आपको छोटी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि प्रोडक्ट, आप पूरा बिजनेस किस बारे में। फिर अपेंडिक्स 2 वो आपको किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखाएगा। फिर अपेंडिक्स 3 वो आपको ये बताएगा कि आपका रेवेन्यू कितना चल रहा है। इनकी आपको कैलकुलेशंस करनी हो सकती है, क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है। यहाँ तक नजर आ रहा है, ये अपेंडिक्स कैलकुलेशन इनको कहते हैं। क्वेश्चन में पूछेगा ना वो आपसे, हमें तो नहीं पता, अभी तो हमारे पास सिर्फ केस स्टडी है। ठीक है, इसी का अगर हम बोले कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर ओपन कर दो, तो यही हम 22 का क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेंगे। नाम वगैरह सब कुछ, कैंडिडेट नंबर हमेशा देख के लिखना चाहिए। अच्छा, इनको छोड़ो, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे थे। एक्सप्लेन वन ऑब्जेक्टिव ईच ऑफ द फॉलोइंग टीएसई स्टेक होल्डर ग्रुप्स माइट हैव। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले पूरी केस स्टडी को पढ़ना है। आपको नजर आ रहा है पेपर। ये आ रहा आपने है। सबसे पहले अपनी केस स्टडी को पढ़ना है, ऑलवेज रीड योर केस स्टडी। मैं तुम्हें अपेंडिक्स क्यों दिखा रही थी, बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि यूजिंग अपेंडिक्स, मतलब जो भी आंसर है आपका, या जो भी अपेंडिक्स में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंटरकनेक्टेड कोई ना कोई क्वेश्चन होगा और वो आपसे पूछ लेगा। मोस्टली क्वेश्चन नंबर 2 में अपेंडिक्स को टेस्ट किया जाता है, मतलब ए या बी पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तीसरा कैलकुलेशन आ सकती है केस स्टडी में से किसी भी किस्म की कैलकुलेशन। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक्सप्लेन, कंसिडर द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर, यूजिंग अपेंडिक्स या कैलकुलेशन। ठीक है, 8 मार्कर के क्वेश्चन को आप आंसर कैसे करते हैं। अच्छा, अब तुम्हें थोड़ा डिफरेंट लगेगा, मैं बताऊंगी। 8 मार्कर के क्वेश्चन के अंदर भी इवेल्युएशन नहीं होती है।
8 मार्कर के क्वेश्चन के अंदर भी वी हैव नॉलेज, एप्लीकेशन और एनालिसिस। तुम्हें नजर आ रहा होगा मैंने नीचे इसकी इवैल्यूएशन ऐड नहीं की हुई है। क्यों? क्योंकि 8 मार्कर के क्वेश्चन के अंदर हम इवैल्यूएशन नहीं करते। 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर सेम 6 मार्क के तरीके से होता है, बस एनालिसिस थोड़े डबल हो जाते हैं। जैसे याद है हमारे पास 4 मार्क का, अच्छा देखो मैं तुम्हें मजे की लिंक बताऊं, हर चीज ना इंक्रीज हो रही है। वो कैसे? पहले हमारे पास 2 मार्क के क्वेश्चन में नॉलेज थी, 4 मार्क के क्वेश्चन में एप्लीकेशन आ गया, लेकिन एप्लीकेशन क्या थी? 1 मार्क की, छोटी सी, कुछ भी लिंक कर दो। ठीक है। 6 मार्कर के क्वेश्चन के अंदर हमारे पास नॉलेज भी आई, एप्लीकेशन डबल हो गई, 1 से 2 मार्क्स पे कन्वर्ट हो गई कि अच्छी खासी आपने अच्छी एक्सप्लेनेशन देनी है बिजनेस से लिंक करके। लेकिन एनालिसिस आपके पास वही 2 नंबर के रहे। उसने बोला एनालिसिस मतलब थोड़ी बहुत एलैबोरेट कर दो। 8 मार्कर के अंदर नॉलेज भी वही रही, एप्लीकेशन भी उतनी ही आपने करनी जितनी आप 6 मार्कर में करते हैं, एनालिसिस यहाँ डबल हो गया। ठीक है। यहाँ पे आपने एनालिसिस को ज्यादा से ज्यादा कॉजेज एंड इफेक्ट्स, मोस्टली आपके पास 8 मार्क का क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके अंदर आपके पास लिखने को बहुत कुछ होता है। ठीक है, आप अच्छा खासा पेजेस अपने जो है ना फिल आउट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर तो आपके पास है ना लाइंस वगैरह खुद गिवन होती है। अच्छा, इसके क्वेश्चन में था एक्सप्लेन वन ऑब्जेक्टिव ईच ऑफ द फॉलोइंग टीएसई स्टेक होल्डर ग्रुप्स माइट हैव। उसने तुम्हें टीएसई के ना स्टेक होल्डर ग्रुप्स दिए हैं, शेयर होल्डर, सप्लायर, एम्प्लॉय, कस्टमर। इसको मैं हटा रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने आंसर लिखा हुआ है। तुम मुझे ये बताओ शेयर होल्डर को क्या फायदा होता है एज एन स्टेक होल्डर बनने का? शेयर होल्डर क्यों स्टेक होल्डर होता है? मैंने स्टेक होल्डर भी लास्ट चैप्टर क्लास में कल ही पढ़ाया है। हेलो। शेयर होल्डर में, जी जी एक मिनट, क्या था? मेरा क्वेश्चन तुमसे ये था कि एक्सप्लेन वन ऑब्जेक्टिव ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेक होल्डर ग्रुप्स माइट हैव। शेयर होल्डर्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है जो आपके बिजनेस के स्टेक होल्डर बन जाते हैं? स्टेक होल्डर को क्या चाहिए होता है? शेयर होल्डर को जो क्या पढ़ाया था, हाँ, इसीलिए मैं कहती हूँ जो मैं पढ़ाया करूँ उसको लिख लिया करो, क्या लेकिन तुम होता तो है लिख ही वो? नहीं रहे हो। तुम्हारी राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ेगी अगर लिखोगे ही नहीं तो? बिजनेस में लिखना पड़ता है बहुत ज्यादा। मैंने पढ़ा था देखो कल क्लास हाँ से पहले। हाँ हाँ, पढ़ा था कल, मैंने पढ़ाया था, लेकिन दिमाग से निकल गया ना सारा, के रिवाइज नहीं किया हमने उसे। स्टेक होल्डर का या शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव होता है जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो करेंगे, जितना ज्यादा बिजनेस ग्रो करेगा, उतना ज्यादा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। लिखा हुआ है ना, ये देखो। ओनरशिप शेयर मिलेगी, हाँ होल्डर्स, हाँ याद आ शेयर गया। होल्डर्स है। ठीक है। शेयर मतलब एक कम। हम, एक सेकेंड एक सेकेंड, तुम्हारे पीछे से बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। कमरे का डोर अपना बंद करो या तो। इसके अंदर एक देखो, इसने मिनट तुम्हें लिख के है। बताया हुआ है। इधर तुम लोगों को बताया हुआ है कि अवॉर्ड 1 मार्क फॉर हाँ ईच जी। ऑब्जेक्टिव। जिस भी तुम स्टेक होल्डर की बात करोगे उसका एक ऑब्जेक्टिव बताओगे, उसका 1 मार्क्स मिलेगा। तो 4 के बारे में बताओगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और 1 एडिशनल मार्क्स मिलेगा कि जब आप उसकी एक्सप्लेनेशन करोगे। अच्छा, मजे की बात इसके अंदर क्या है? एक्सप्लेन वन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इसके अंदर तुमने एप्लीकेशन ऐड करनी है, भूलना नहीं। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? डिविडेंड्स रिसीव करते हैं। क्या होता है जब उनका प्रॉफिट इंक्रीज होता है? हम्म, अच्छा, बिजनेस क्या था टीएससी का? टीएसई का बिजनेस है टेनिस बॉल। तो इसे तुम्हें आगे एप्लीकेशन में क्या बताया कि फ्रॉम इंक्रीज्ड प्रॉफिट व्हेन मोर टेनिस बॉल्स आर सोल्ड। जब ज्यादा टेनिस बॉल्स बिकेंगी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा शेयर होल्डर डिविडेंड रिसीव करेंगे। इसको एप्लीकेशन बोलते हैं। याद है ना? एप्लीकेशन प्लीज मत भूलना, हर जगह एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। टू इंक्रीज प्राइस ऑफ द शेयर, जब बढ़ेंगे प्रॉफिट इंक्रीज होगा, मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, रेवेन्यू और सेल्स इंक्रीज होगी। ये एनालिसिस है। हमने उस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली में फायदा क्या है सेल्स बढ़ने का, या डिविडेंड क्यों रिसीव करेगा, क्योंकि उसकी रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा। दैट्स कॉल्ड एनालिसिस। दूसरा फायदा, सप्लायर्स को क्या फायदा होगा? जाहिर है जितना बड़ा बिजनेस होगा सप्लायर तो उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स वो परचेज करेगा। सप्लायर्स। ठीक है, सप्लायर का रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज होगा क्योंकि सप्लायर उसको रॉ मटेरियल सेल कर रहा है। ठीक है। जैसे उसने तुम्हें एप्लीकेशन में क्या बताया, सच एज प्लास्टिक टू मेक द रैकेट्स। रैकेट बनाने के लिए जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, अगर उसका सप्लायर होगा तो सप्लायर को फायदा होगा। टू मेक द रैकेट्स बनाने का ये एप्लीकेशन है, मत भूलना। प्लास्टिक। टू बी, हाँ। अच्छा, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा आपको कंफर्मेशन होगी सप्लायर को कि अगर सप्लायर क्रेडिट पे भी देगा तब भी उसको उसका पैसा वापस मिल जाएगा। दैट्स कॉल्ड एनालिसिस।
सप्लायर आपके बिजनेस में क्यों इंटरेस्टेड है कि सप्लायर को अपना राइट। पैसा टाइम टू टाइम मिल रहा है। ठीक है। हम्म। फॉर द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का क्या रिलेशन होता है बिजनेस के अंदर। एम्प्लॉयज, जितना ज्यादा बिजनेस ग्रो करेगा उतनी ज्यादा एम्प्लॉयज को सैलरी मिलेगी। ठीक है। उससे क्या होगा, टू हैव अ बिजनेस, एम्प्लॉयज के पास क्या होता है, उनको सिक्योर उनकी जॉब रहेगी, उनके पास कोई इस चीज का खतरा नहीं होगा कि उन्हें कोई भी जॉब से निकाल देगा। ठीक है। एम्प्लॉयज आपके बिजनेस में इसलिए होते हैं ताकि उनको वर्किंग कंडीशंस अच्छी मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज। रैकेट बनाने वाली कंपनी के अंदर वो तमाम अगर एम्प्लॉयज को सेफ्टी हैजर्ड प्रोवाइड करेंगे, अगर कोई कटर वगैरह का काम है उसके के लिए ग्लव्स और मास्क वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो एम्प्लॉयज को अच्छा लगेगा वो चीज। ठीक है। आज लुकिंग इनटू अ न्यू मार्केट इन अनदर कंट्री। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयज को इन फ्यूचर मिल सकती हैं। दैट्स कॉल्ड एनालिसिस, कि एम्प्लॉयज ही क्यों आखिर आपके स्टेक होल्डर बने। फिर कस्टमर, कस्टमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रहा है, उसको ब्रांड लॉयल्टी मिल रही है, गवर्म कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट, कस्टमर कस्टमर को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ रहा, उसको अपनी ही मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट राइट। मिल रहा है। व्हेन प्लेइंग बैडमिंटन, ठीक है, डजंट ब्रेक इजीली, उसका गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है, टू पे अ लो प्राइस फॉर द प्रोडक्ट और डिलीवर्ड ऑन टाइम। कस्टमर्स को यही चीजें चाहिए होती है। ठीक है। दैट्स कॉल्ड एनालिसिस, एप्लीकेशन और आपकी नॉलेज। इन चीजों के बगैर एक मार्क का क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। यहाँ बात समझ में आई। आ गई। ठीक है, इसमें प्लीज गड़बड़ नहीं करना। याद रखना, मार्किंग स्कीम के अंदर वो आपसे कहता है इस वाले क्वेश्चन की कि एप्लीकेशन के अंदर पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए, कि टीएससी का बिजनेस है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, उसके पास उसने बताया हुआ है अपनी उसके अंदर कि मेरे पास स्किल्ड और फुल टाइम वर्कर्स काम करते हैं, मैं डिफरेंट 30 कंट्रीज के अंदर सेल आउट करता हूँ, फैक्ट्रीज मेरी 10 कंट्रीज के अंदर है, कंपनीज जो है वो 2 कंपनीज की 2 कंपनीज टेक ओवर भी हो सकती हैं। ठीक है। उसको अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, तमाम बातें उसने अपनी केस स्टडी में बताई हुई है, और ये तमाम बातें तुमने अपने स्टेक होल्डर वाले पॉइंट से लिंक करनी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। हम्म। अच्छा, अब तुम्हारे पास 12 मार्क का क्वेश्चन बचा है। 12 मार्क का क्वेश्चन मैं तुम्हें तब एक्सप्लेन करूंगी जब हम 12 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बिकॉज पहले हम अपना हाथ पक्का करेंगे नॉलेज पे, एनालिसिस पे और एप्लीकेशन के ऊपर। इवेल्युएशन एंड में सिर्फ कंक्लूजन देनी होती है। इवेल्युएशन भी इंपॉर्टेंट है, इट डजंट मीन कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कहीं पे भी नॉलेज, एप्लीकेशन और एनालिसिस को गलत ना करें कहीं पे भी। ठीक है। अ, अगली जो हमारी फ्राइडे की क्लास है उससे पहले मैंने तुम्हें ये क्वेश्चंस बताए हैं, 2 मार्क का, 4 मार्क का, 6 और 8 मार्क के क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। अगली जो फ्राइडे की हमारी क्लास होगी, उस फ्राइडे की क्लास के अंदर तुमने मुझे इनके क्वेश्चंस, मैं तुम्हें अंडरलाइन करके क्वेश्चन सेंड करूंगी,